नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने लोकेंद्र पाल सिंह। और अभी कल हमने आपने देखा था कि मैंने आपको संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला के और मैसर सूत्रों के बारे में बताया था। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको कि मैसर सूत्र मैंने क्यों बताए और वर्णमाला की ऐसी क्या जरूरत पड़ी है आपके कोर्स में, इतना ऐसे पहले से इंट्रोडक्शन में ऐसा क्यों है। अब आपके सामने है कोर्स में है संधि। सबसे पहले आप बात करेंगे अब संधियों पर। संधि 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 तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार से होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियों में सबसे पहले हम बात करें तो स्वर संधि की। तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर और स्वर का मेल, स्वर और स्वर का मेल ही स्वर संधि कहलाती है। जैसे स्वर प्लस स्वर, ये होती है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा कि एक तरफ स्वर होगा और स्वर का दोनों का मेल होगा आपस में, तो स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन संधि में क्या होगा आपका कि व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का मेल होगा। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन का मेल होगा, वो व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि में आपका स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन प्लस विसर्ग का मेल होगा। संधियों में तीन प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपके कोर्स में है केवल स्वर संधि। स्वर संधि में है आपकी दो संधियां हैं, केवल यड़ और वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि की परिभाषा की। परिभाषा परिभाषा संधि क्या होती है कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को मैंने बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में डिवाइडेशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके जो कोर्स के हिसाब से चलते हैं, तो स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि आपकी पांच प्रकार से होती है। स्वर संधि के आपके पांच प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है आपका दीर्घ संधि, नंबर दो होती है आपकी गुण संधि, नंबर तीन होती है आपकी वृद्ध संधि, नंबर चार होती है आपकी यड़ संधि,
और नंबर 5 होती है आयात संधि। स्वर संधियों में आपके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और आयात संधि। तो दीर्घ संधि की बात करें हम संस्कृत में, तो दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है अकह सर्वणे दीर्घ, अकह सर्वणे दीर्घ। कभी कभार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, या गुण संधि का सूत्र क्या है, या यड़ संधि या वृद्ध संधि, किसी का भी सूत्र पूछ लेता है 1 नंबर में, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा, वृद्ध संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि, यड़ संधि का सूत्र है आपका इको यड़च, और आयात संधि का सूत्र है अवावाय। ये आपके 5 संधियां हुई स्वर संधि में, जिसमें आपकी जो आपके कोर्स में है केवल 2 ही संधियां हैं। पहली है यड़ और दूसरी है वृद्ध संधि। 1 2 ये 2 संधियां हैं आपकी, वृद्ध संधि और यड़ संधि। तो इन्हीं 2 के बारे में बात करेंगे। बाकी की आप एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप अपनी नई फेर बनाते चलें, और फेर पर जैसा कि जैसा उतारते चलें, या तो वीडियो को पॉज कर लें या फिर आप सामने दिख रहा है धीरे धीरे चलाते चलें, और साथ ही साथ अपनी फेर को कंप्लीट करते चलें, जिससे कि सभी को कोई परेशानी ना हो। मैं जो लिख रहा हूँ वही फेर में है, केवल मैं कोई अलग से नहीं बता सकता कि आपको कि कोई मैं आप कहें कि ये कर दो कि वो कर दो। जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे केवल भर में वही रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसे कोई बात नहीं है। आप साथ ही साथ फेर बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधा होगी, परीक्षा के लिए भी बहुत सारी सुविधा होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले लेते हैं वृद्ध संधि। स्वर संधि में सबसे पहले वृद्ध संधि। वृद्ध संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धिरेचि। अभी मैंने माहेश्वर सूत्रों में जब पहले बताया था आपको कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उन्हीं से सब कुछ चलता है, चाहे वृद्धि संधि हो, संधियां हो या समास हो, जो भी है। तो सबसे पहले सूत्र की बात करें तो वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि, रेचि का मतलब होता है एच, एच का मतलब होता है ए और ओ। कहने का मतलब जो एच प्रत्याहार है, ए ओ जिसमें वर्ड आते हैं, ए ओ च बोलते हैं वही। तो जो प्रत्याहार होते हैं उनमें क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है, इनमें इन दोनों वर्णों की वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम है वृद्धिरेचि सूत्र, इसीलिए इसे वृद्धिरेचि सूत्र दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि वृद्ध संधि में परिभाषा को कैसे डिफाइन करेंगे। तो परिभाषा तो स्वर संधि में वृद्धिरेचि की जो परिभाषा है, वृद्ध संधि की जो परिभाषा है वो आपकी परिभाषा है जब अ या आ के बाद
जब अ या आ के बाद ए या ए ओ या ओ में से कोई स्वर आता है स्वर आता है तो दोनों स्वरों को मिलाकर अतः दोनों स्वरों को मिलाकर ए या ओ हो जाता है। देखो कि जब अ या आ के बाद ए या ओ आए या ओ आए, उनमें से कोई भी स्वर आता है तो अतः दोनों स्वरों में को मिलाकर ए या ओ हो जाता है। तो जैसे अ प्लस अगर इसके बाद कोई भी वर्ड है, जैसे आ या आ के बाद कोई भी ए वर्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका ए। ऐसे ही उसी प्रकार अ के बाद ए हो तो क्या हो जाएगा ए, वो भी ए बनेगा। ऐसे ही आ के बाद अगर ए हो तो भी क्या बनेगा ए, और आ के बाद यदि ए हो पहले से ही तो भी ए ही बनेगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें ओ की, तो अ के बाद ओ आए तो क्या बनेगा ओ, और अ के बाद यदि ओ आए तो भी क्या बनेगा ओ। इसी प्रकार आपका आगे की आ के बाद यदि ओ आए तो भी ओ बनेगा, और आ के बाद ओ आए तो भी आपका ओ ही बनेगा। तो जब अ या आ, जैसे अ या आ के बाद छोटी ए होए कोई ए होए, आपके पास ए बाद में आ रही है तो बड़ी ए बनेगी। अपनी भाषा में बात करें तो छोटी ए और बड़ी ए बोलते हैं। तो अ या आ के बाद, छोटे आ के बाद या बड़े आ के बाद ए या ए, छोटी ए आ रही है तो बड़ी ए बनेगी। उसी प्रकार छोटे आ या बड़े आ के बाद बड़ी ए आ रही हो तो बड़ी ए ही बनेगी। उसी प्रकार अ से अ और आ के बाद छोटा ओ तो बड़ा ओ बनेगा, और आ के बाद बड़ा ओ तो बड़ा ओ बनेगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो कुछ उदाहरण लेते हैं। तो कुछ उदाहरणों की बात करूं तो सबसे पहले कुछ उदाहरण बात करते हैं। तुम उदाहरण इधर ले लो। उदाहरण की बात करें तो एक धन एक। अब देखो इधर देखो, तो एक मतलब एक कहने का मतलब क, तो ये क क्या है, क को अगर मैं डिफाइन करूं तो क प्लस अ, व्यंजन प्लस अ, तो ये क्या है अ, तो इधर अ है ना, तो अ मिल रहा है, और इधर ए प्लस ए। तो मैंने अभी आपको बताया कि अ प्लस ए बराबर बड़ी ए बनती है, तो बड़ी ए। तो ऐसे ही अगर मैं इसको और ज्यादा डिफाइन करूं तो ए के बाद क है तो आधा क प्लस अ प्लस ए और क आपका पहले से है ही, तो ये सब मिलके क्या बनाएगा ए क। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं क और अ क, पूरा का बनाएगा पूरा का, और इधर ए, ये अ और ए मिलके बड़ी ए,
ये दोनों बढ़िए बनाएंगे। तो एक एक ये इसका एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। अभी मैं उदाहरण इधर देता हूं तो पहले थोड़ा समझाता हूं, तो उसके बाद एक और उदाहरण दे दूंगा अभी आपको। तो संधि जो होती है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो मेल हो रहा है, स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। उसी प्रकार स्वर और स्वर का मेल होता है। इधर देखो आप, स्वर और स्वर का मेल हो रहा है, हर जगह स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। उसी प्रकार उसके बाद बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इसी प्रकार एक तरफ स्वर होगा, एक तरफ व्यंजन होगा, तो उसमें विसर्ग संधि, व्यंजन संधि बनेगी, सॉरी, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब तीनों संधियों का तीनों होंगे तो वो विसर्ग संधि बनेगी। उसके बाद बात करते हैं जो कोर्स में है आपकी व्रत संधि, और व्रत संधि के अलावा है आपकी एक यड़ संधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत संधि के कुछ उदाहरणों पर। व्रत संधि, व्रत संधि के उदाहरण। एक मैंने बताया अभी आपको कि एक, दोबारा पुनः बता रहा हूं, 1 धन 1, 1 धन 1 बराबर 1 1 1 1। अब दूसरा उदाहरण की बात करें तो ये व्रत संधि में राम धन एव। अब इसमें भी आप एक उदाहरण देखो, तो मैंने आपको अभी इसका उदाहरण दिया है, इसका कि राम धन एव, तो ये बनेगा आपका रामेव। अगर इसे पहले मैंने इसको डिफाइन किया था, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो राम म आधा प्लस अ प्लस ए, उसके बाद व एव। तो कहने का मतलब म और ये बन जाएगा पूरा म, और ये दोनों मिलके बनते हैं बढ़िए। उसी प्रकार राम है, ये आपका हो गया उदाहरण। उसी प्रकार एक उदाहरण देता हूं आपको, आ और ए का। आ बड़े आ का और ए का। तो अभी बड़े आ और ए का देता हूं।